वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। हमने स्टार्ट किया था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पहला चैप्टर हमने शुरू कर दिया था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जिसका नाम था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पार्ट ए में हमने कवर कर लिया है इंट्रोडक्शन, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, यहां तक हमने एग्रीकल्चर तक का पार्ट ए में कवर कर लिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसने नहीं देखा है फटाफट कवर कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट कवर करने वाले हैं, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड और डेमोग्राफिक प्रोफाइल। पहली वीडियो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने चैप्टर में जो पॉइंट्स कवर करने थे वो पहले ही लिख दिए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड पार्ट बी का ये है, और डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ये सब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो ये सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के हालात कैसे थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो लेवल था, क्या था इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, कौन एस्टिमेटर्स थे जिन्होंने जीडीपी के बारे में पता लगाया, उनमें से क्लोजेस्ट एस्टिमेशन किसका था, ये सारी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। अब आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट और ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, ठीक है। चलिए, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो आपको कैसे याद रखना है। देखिए 1947 के टाइम पे गोरों ने हमारे लिए कुछ किया नहीं है, तो हमें पता है। गोरों का एक ही मकसद था, इनको जितना लूट सकते हो लूट लो। तो उस टाइम उन्होंने क्या किया, जो चीज हमारी अच्छी थी उसको खराब कर दिया। हमने पढ़ा था, पहली वीडियो में हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन के टाइम पे कि व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल से पहले हमने क्या देखा था कि ब्रिटिश रूल से पहले इंडियन इकोनॉमी एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी थी। सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी मतलब क्या, वो जिसके पास सारी चीजें पहले ही से अवेलेबल हैं, उसको डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है दूसरे देशों पर, ठीक है। एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी थी, प्लस प्रॉस्परस इकोनॉमी थी। हैंडीक्राफ्ट सेक्शन हमारा बहुत मजबूत था, हमारा हैंडीक्राफ्ट डेवलप्ड हैंडीक्राफ्ट था, इतना अच्छा हैंडीक्राफ्ट था कि वो बाहर ओवरसीज जाता था और हमारे पास ऐसे इनकम जनरेट होती थी। लेकिन गोरों से बर्दाश्त नहीं हुआ, गोरों से तो ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तो गोरों ने कहा कि पहला काम क्या करते हैं, इनका हैंडीक्राफ्ट तोड़ते हैं। तो पॉइंट निकाल के आया डिके। डिके माने क्या होता है, खराब करना, सड़ा देना। तो डिके माने हिंदी मीनिंग होती है सड़ा देना। तो डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, हमारे हैंडीक्राफ्ट को उन्होंने तोड़ दिया। अपनी ऐसी पॉलिसीज बनाई कि ऑटोमेटिकली हैंडीक्राफ्ट अपना दम तोड़ता चला गया, ठीक है। दूसरा, स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, ये दो पॉइंट्स में तोड़ा गया है। लेकिन स्टेट को अगर एक्सप्लेन करना हो कि व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो एक टर्म से एक्सप्लेन किया जाता है, दैट इज सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। लिख लीजिएगा भाइयों बहनों, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का उल्टा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो किया सिस्टमैटिकली किया, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने पॉलिसी बनाई और हमारे हैंडीक्राफ्ट की ऐसी तैसी कर दी। तो तोड़ दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर को खराब किया, लेकिन बुद्धि लगा के सिस्टमैटिकली डी डिस्ट्रॉयड, सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइज, ठीक है। सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड, सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइज, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब पॉइंट हम सर, ये तो बात समझ में आ गई कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का बात आ रही है, आपको ये चुपचाप लिख देना है। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी डिफाइंड, कैन बी टर्म्ड और स्टेट एज सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक। उसके बाद डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट उन्होंने कैसे खराब किया, तो इसके अंदर कितने पॉइंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। मैं पांचों पॉइंट रीड करूंगा और आप इसी तरीके से शेड्यूल को बनाएंगे, ठीक है। एक फ्लो चार्ट को आप इस तरीके से कवर करेंगे, शेड्यूल कह रहा हूं। Discriminatory tariff policy, disappearance of princely courts, competition from machine-made products, new pattern of demand, introduction of railways। ये 5 पॉइंट हैं। उन्होंने हैंडीक्राफ्ट कैसे खराब किया, उन्होंने हमारा हैंडीक्राफ्ट खराब किया। टैरिफ पॉलिसी मतलब टैक्सेशन पॉलिसीज थे, उन्होंने हमारी टैक्सेशन पॉलिसीज बदल दी। सॉरी, किस तरीके से टैक्सेशन पॉलिसी बदली, उन्होंने फ्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी कर दी ऑन ब्रिटिश प्रोडक्ट पे, और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट पे हाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगा दी गई। मतलब क्या है कि अगर किसी को हैंडीक्राफ्ट भेजना है, हिंदुस्तान से बाहर हैंडीक्राफ्ट जाएगा तो ड्यूटीज देनी पड़ेगी, जिसने लिया है उसको भी ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो हाई ड्यूटीज ऑन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट, एंड मैं ये कह सकता हूं कि लो ड्यूटीज या नो ड्यूटीज, जीरो ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल
रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। मतलब हिंदुस्तान का आदमी अगर बाहर हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्ट बेचना चाह रहा है तो उसको डबल ड्यूटी देनी है। यही अगर कॉटन जूट इंडिगो भेजना चाह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई ड्यूटी मत दो। ये हो गया पहला तरीका, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का मतलब क्या हो गया? सिंपली अगर आपको लिखना हो तो आप इस तरीके से नोट कर लीजिए, क्या होगा? पहला पॉइंट था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, है ना। इसका मतलब क्या था? हाई टैक्सेस ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ handicraft and low or zero taxes on import export of raw material। समझिएगा आप, ठीक है। ये हो गया डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का पहला पॉइंट। ठीक, अब वापस आ जाइए, ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोड। अच्छा, ये हैंडीक्राफ्ट का जलवा होता कहां था? हैंडीक्राफ्ट का जलवा जैसे माहेश्मती देखी थी, माहेश्मती साम्राज्यम, उसमें क्या था? राजमाता बैठी रहती थी, राजमाता का मस्त अपनी एक गद्दी होती थी, भल्लाल देवी की एक अलग गद्दी होती थी, मस्त मस्त कपड़े टंगे होते थे, उनका मुकुट भी अलग सेक्सी सा होता था, उनके कपड़े भी एकदम बड़े सिल्क के मखमल के होते थे, है ना। तो ये और गहने भी डिजाइनर होते थे। ये क्या था? ये सब हैंडीक्राफ्ट का जलवा था। ये क्या था? ये हैंडीक्राफ्ट था। और ये हैंडीक्राफ्ट कहाँ, इसका जोर शोर से बखान कहाँ होता था? इसका जोर शोर से बखान होता था नवाब के दरबारों में, राजाओं के महाराजाओं के दरबारों में, राजपूताना में जाओ। आज भी तुम राजस्थान चले जाओ तो इतने बढ़िया बढ़िया देखने को मिलते हैं। अपने तो मंत्री भी ऐसे ऐसे जो राजा है, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन यहां पर क्या है? गोरे आए कहते हैं यार इनका हैंडीक्राफ्ट इसलिए बिकता है क्योंकि लोग आते हैं, इनके महाराजाओं के दरबार में बैठते हैं और देखते हैं अरे वाह सब कुछ सोने का है, दीवारें सोने की, खाने की प्लेटें सोने की हैं, ठीक है, ये लोग कपड़े कितने अच्छे अच्छे पहनते हैं, ठीक है। अब ये गोरों से बर्दाश्त नहीं हुआ तो इनका हैंडीक्राफ्ट का जलवा इसलिए है क्योंकि सारे हिसाब किताब राजाओं से शुरू हो रहे हैं, राजाओं के दरबार से शुरू हो रहे हैं। एक काम करो, इसको बंद करो। तो डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोड मतलब अब प्रिंसली कोड, जो प्रिंसेस के कोड, प्रिंस के कोड्स होते थे, दरबार वगैरह होते थे, उनको खत्म कर दिया गया। क्या इंट्रोड्यूस किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया फॉर्मलाइजेशन ले आया गया। अब जैसे होता नहीं है कोर्ट पे ऑर्डर, एक लकड़ी की बेंच होती है, लकड़ी की चेयर्स होती हैं, उस पे एक पे जज बैठता है, बाकी जनता पीछे, कटघरा टाइप का होता है, बॉक्स टाइप का, सब लकड़ी का होता है, कोई राजमाता की तरह नहीं, सोने होने के चादर वादर नहीं होता है, इस तरीके से चांदी प्लेट की चम्मचे सब बंद। अब जो भी डिसीजन लेगा वो कोर्ट लेगा, और कोर्ट लकड़ी की बेंचेस और चेयर इस तरीके से बनी होंगी और उसी पे काम चलेगा, ठीक है। जज होगा वो भी लकड़ी की चेयर पे बैठेगा, तुम होगे तो तुम भी बैठोगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? अब जब जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। लो भाई, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोड। दूसरा, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। कैसा कंपटीशन? भाई देखो, गोरे रुई लेके जाते थे और शर्ट बना के मस्त हमसे ले आते थे, कॉटन हमसे लेके गए और वापस एक मस्त कॉटन की शर्ट बना के हमको दे दिया। तो ये कंपटीशन होने लग गया किस तरीके से कि यार मशीन मेड प्रोडक्ट्स जो थे, उसके जब भी ये पॉइंट है ना मशीन मेड प्रोडक्ट्स, तो इसके अंदर दो पॉइंट आएंगे कि उनकी कॉस्ट जो होती थी वो लो होती थी, लो कॉस्ट होते थे, और क्वालिटी यूनिफॉर्म होती थी, गुड क्वालिटी के होते थे। तो लो कॉस्ट और गुड क्वालिटी होने के कारण लोग जो थे वो इंक्लाइंड होने लगे किस तरफ से भैया? अब वो लोग इंक्लाइंड होने लगे ब्रिटिश प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट मैनमेड, जो ब्रिटेन इंडस्ट्री से बन के आ रहे थे, ठीक है। नाउ सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हमसे कॉटन लेके जाते थे फिर शर्ट हमको पकड़ाते थे, तो ये लो कॉस्ट कैसे हो गए? लो कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। दूसरी चीज क्या आती है कि हैंडीक्राफ्ट का, आप किसी भी आप बनारसी साड़ी देख लीजिएगा, आप कोई भी चीज देखिएगा जो हैंडीक्राफ्ट से है, उसकी कीमत जो होगी वो टाइम टेकिंग होता है, वो आसमान छूती है। अगर हैंडीक्राफ्ट का कोई भी सामान है, चाहे आप कपड़ा पहन ले हो, कुछ भी ले रहे हो, ठीक है, अगर वो हैंडीक्राफ्ट, ओरिजिनल हैंडीक्राफ्ट का है तो वो बहुत एक्सपेंसिव होगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। लेकिन यहां मशीन मेड प्रोडक्ट्स है,
धड़ाधड़ 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 काम चल रहा है, प्रोडक्शन सब एक जैसा हो रहा है, सारी शर्ट एक जैसी बन रही है। तो जब कोई भी चीज आप बड़े पैमाने में प्रोड्यूस करोगे तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम हो जाएगी। ये हो गया लो कॉस्ट गुड क्वालिटी। इसकी वजह से क्या हुआ, लोग धीरे धीरे और इंक्लाइंड होने लगे ब्रिटिश प्रोडक्ट की तरफ। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, धोती कुर्ता से सूट पैंट की तरफ चल गए। आज भी यही हो रहा है। वेस्टर्न कल्चर इन्फ्लुएंस करता है कि नहीं करता है? हाँ कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब तो शायद कोरियन कर रहा है यार, अब तो वेस्टर्न में मतलब कोरियन कल्चर आ गया अपने आप, क्या ही बोले। इससे दुख वाली मुझे नहीं लगता कोई बात है। आगे बढ़ते हैं। न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, दुख वाली कोई बात नहीं है यार, लेकिन ठीक है, मतलब कोरियन। आगे बढ़ो। न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड, न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड क्या हुआ, वही वेस्टर्न कल्चर, ठीक, इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर। धीरे धीरे आदमी पहले धोती कुर्ता पहनता था, एक मस्त टोपी लगाता था, फिर अब कहते हैं हम इंग्लिश बाबू हो गए, बाबू ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम कोट पैंट पहनेंगे, कोट पैंट पहन के जाएंगे। ये हो गया न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, रेलवे के इंट्रोडक्शन से हैंडीक्राफ्ट का बट्टा पूरा बैठ गया। उन्होंने रेलवे इंट्रोड्यूस किए ताकि ऑल द वे वो जितनी, अब देखो हिंदुस्तान की, मैं ऐसे बस समझाना चाहूंगा ये चीज कि अगर आप ये कहो कि मैंने कहा हिंदुस्तान का निचला हिस्सा देखो तो कुछ इस तरीके से है, तो ये सारे तो कोस्टल एरियाज हो जाते थे, तो बे ऑफ बंगाल वगैरह सब लग जाता था, नीचे इंडियन ओशन आ जाता था, ठीक है। तो गोरे जो प्रोडक्ट लाते थे वो यहां लाते थे इस साइड पोर्ट में, और वो इधर 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 कहीं ना कहीं बेचा करते थे। लेकिन हिंदुस्तान तो भैया ऊपर तक था ना, तो रेलवेज उन्होंने इंट्रोड्यूस क्यों की? रेलवे उन्होंने इंट्रोड्यूस इसलिए की ताकि वो हिंदुस्तान की नब्ज में अपनी प्रोडक्ट्स पहुंचा सके, हिंदुस्तान की नब्ज में अपने प्रोडक्ट्स पहुंचा सके। कोस्टल एरिया से वो पूरे हिंदुस्तान में अपने ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स पहुंचाना चाह रहे थे। वो हिंदुस्तान नहीं रह गया था, वो एक ब्रिटेन की मार्केट बन गया था। ब्रिटेन मार्केट मतलब प्रोडक्ट फॉर ब्रिटेन मार्केट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, रेलवेज ले आए, उसके बाद काम खत्म हो गया। अब दूसरा पॉइंट, स्लो ग्रोथ। ये इन्होंने हैंडीक्राफ्ट इस तरीके से हमारा खराब किया। 5 पॉइंट। नेक्स्ट, स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्री के स्लो ग्रोथ, ब्लीक ग्रोथ, टार्डी ग्रोथ मतलब क्या है कि भाई मॉडर्न इंडस्ट्री के नाम पे हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास कुछ ही इंडस्ट्रीज थी जो मॉडर्न इंडस्ट्री में काउंट की जाती हैं, जिसमें सबसे पहला नाम जिससे क्वेश्चन आपका बनना तय है वो ये है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कब बनी? अगस्त 1907। गोरों के टाइम पे जमशेद जी टाटा ने बना दी थी। क्या आदमी रहे होंगे जमशेद जी टाटा, गोरों के रहते, उन्होंने गोरों के चलते आयरन स्टील कंपनी, आयरन कंपनी स्टार्ट कर दी, आयरन स्टील कंपनी बना दी। गोरे किसी को आगे नहीं बढ़ने देते थे, फिर भी जमशेद जी टाटा ने आयरन स्टील कंपनी का क्या बोलते हैं एस्टैब्लिशमेंट किया, ठीक। नेक्स्ट, इसके अलावा क्या है कि कुछ और भी इंडस्ट्रीज थी, शुगर, सीमेंट एंड पेपर मिल इंडस्ट्रीज थी, केमिकल इंडस्ट्रीज थी, ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज भी थी। जूट थी, कॉटन थी, ठीक है। जूट हो गया हमारे पास जो क्या बोलते हैं बंगाल साइड होता था, ठीक है। हमारा महाराष्ट्र में कॉटन था, अहमदाबाद में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। लेकिन मॉडर्न इंडस्ट्री वो होती जिसका इंपैक्ट तुम्हारे पास बहुत जबरदस्त हो। लेकिन अभी तो ये बच्चे थे, इनका कुछ नहीं होना था, इनका कोई भी इंपैक्ट जीडीपी पे नहीं था, और था तो वो बहुत ना के बराबर था। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वाज स्मॉल, तीसरा पॉइंट। और चौथा है लिमिटेड एरिया ऑफ पब्लिक सेक्टर। व्हाट इज पब्लिक सेक्टर? भाई पब्लिक सेक्टर वो होता है विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो थी गोरों की थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, और गोरे ना हमारे तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहे थे, गोरे काम कर रहे थे अपने लिए। उनका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि यार ट्रांसपोर्टेशन सही हो जाए, यानी पोर्ट वगैरह बन जाए। क्यों पोर्ट बनाए? पोर्ट बनाए, डैम्स बनाए, ताकि यहां से उनका ट्रेड बढ़िया हो सके। उन्होंने कम्युनिकेशन पे काम किया, ठीक है, उन्होंने रेलवेज बनाई, तो ये सारी चीजें उन्होंने बनाया। कम्युनिकेशन पे काम किया, ट्रांसपोर्ट पे काम किया, रेलवेज पे। कम्युनिकेशन पे कैसे काम किया? इंडियन टेलीग्राम एंड पोस्ट, ठीक है। रेलवेज बनाया, ये तो सबको पता है, गोरों ने रेलवेज बनाना स्टार्ट किया था। क्यों किया था? ताकि अभी हमने डिस्कस किया कि वो हिंदुस्तान की नब्ज में अपने प्रोडक्ट पहुंचा सके, ठीक है। अब ये हो गया हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। क्या क्या पढ़ा फिर से एक बार रिवाइज करो। इंडस्ट्रियल सेक्टर में सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से डिनोट किया जाता है पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर को उस टाइम के। इसको 2 पॉइंट में क्लासिफाई किया गया, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, ब्लीक ग्रोथ।
हैंडीक्राफ्ट उन्होंने खराब किया किस तरीके से, 5 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5। फिर ब्लीक ग्रोथ मतलब स्लो ग्रोथ थी, जमशेदजी टाटा ने सबसे पहले मॉडर्न इंडस्ट्री में टेस्को की स्थापना की। फिर शुगर, सीमेंट, केमिकल, पेपर मिल्स थी हमारे पास, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में स्मॉल था, बहुत लिमिटेड था। और देयर इज लिमिटेड एरिया ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का एरिया बहुत ही लिमिटेड था, बहुत ही कंसाइज था। अब इसके बाद ये इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया। क्यों किया उन्होंने ऐसा, वो गोरे करना क्या चाहते थे? गोरों के ये सारी डिसीजन के पीछे 2 मोटिव थे, जिनको बोलते हैं 2 फोल्ड मोटिव, जिसका मतलब था क्या, इंडिया एक एक्सपोर्टर बन के रह जाए। इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कॉटन, जूट, इंडिगो यही देता रहे, और इंपोर्टर बन जाए किसका, फिनिश्ड गुड्स, जो कि ब्रिटेन में बन रहे हैं। यही 2 मकसद थे, ठीक है। हमसे सस्ते में सामान लेते थे, वापस कॉटन लेके जाते थे, शर्ट बना के हम ही को बेच देते थे, ठीक है। ये हो गया इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर, ये थे 2 फोल्ड मोटिव्स। क्वेश्चन इससे बन के आएगा। अब ये हो गया हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक फॉरेन ट्रेड, ठीक। अब फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, फॉरेन ट्रेड क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता था, किस प्रोसीजर से होता था, क्या सारी चीजें। तो फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ऐसा है कि इंडिया एक कॉलोनी थी भाई ब्रिटेन की, ठीक है। तो जो भी ब्रिटेन चाहता था उसी हिसाब से उस क्वांटिटी में उस पर्टिकुलर काइंड के गुड को ट्रेड किया जा सकता था, और कोई नहीं डिसाइड कर सकता था। तो फॉरेन ट्रेड में हमें 3 पॉइंट कवर करने हैं। सबसे पहला क्या है, इंडिया बिकेम नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। इंडिया एक एक्सपोर्टर बन के रह गया था किसका, प्राइमरी प्रोडक्ट। कौन कौन से प्राइमरी प्रोडक्ट थे, जैसे कि क्या, एक्सपोर्टर प्राइमरी प्रोडक्ट जैसे रॉ सिल्क, कॉटन, वुड, शुगर, जूट, इंडिगो, ये सब क्या था, ये सब प्राइमरी प्रोडक्ट थे। और इंपोर्ट क्या करते थे, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, वुलन क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स, सिल्क क्लोथ्स, ठीक है, ये वहां से बन के आते थे, ठीक है। मशीनरी, रेलवे स्लीपर्स, ये सारे क्या थे, हमारे इंपोर्ट्स थे। तो कंज्यूमर गुड्स जैसे कॉटन, सिल्क, वुलन क्लोथ्स एक्सेट्रा, और कैपिटल गुड्स हो गया मशीनरी, रेलवे, स्लीपर्स एक्सेट्रा। तो समझ रहे हो, हमसे कम में खरीदते थे, महंगे में हमको बेचते थे, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। व्हाट इज मोनोपोली? मोनोपोली ये होता है कि जब सिंगल सेलर हो। अब सपोज करो कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ तुम बनाते हो, तो दाम कौन तय करेगा, तुम तय करोगे, तुम्हारी मर्जी, चाहे 10 में बेचो चाहे 10,000 रुपए में बेचो। तो मोनोपोली कंट्रोल कैसे था, क्योंकि भाई सरकार जो थी गोरों की थी, गोरे डिसाइड करते थे। तो इसके अंदर 2 पॉइंट निकल के आते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट कौन कौन से निकल के आते हैं, मैंने नीचे लिखे थे, जहां जगह नहीं थी तो मैं नीचे लिख दिए थे, आप लोग भी इस तरीके से नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला मोनोपोली, ये जो पॉइंट आ रहा है मोनोपोली कंट्रोल का, ये है यहां पर एक्सप्लेनेशन। 2 पॉइंट मैंने बताए यहां पे, ठीक, 2 पॉइंट मैंने बताए हैं मोनोपोली में। सबसे पहला पॉइंट क्या मैंने बताया, सबसे पहला पॉइंट मैंने ये बताया कि मोर देन 50% ऑफ द ट्रेड वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंडिया एंड ब्रिटेन। 50% से, पूरा हिंदुस्तान में जितना भी ट्रेड हो रहा है, 50% अकेले किसके किसके बीच हो रहा है, इंडिया और ब्रिटेन। और क्या ट्रेड हो रहा है, रॉ मटेरियल ले रहे हैं, फिनिश गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये ब्रिटेन अपनी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए किसी हद तक जा रहा था। नेक्स्ट, जो बचा कुचा 50% होता था वो किसके बीच होता था, वो उन देशों के साथ होता था, वो उन कंट्रीज के साथ होता ट्रेड जिनके खुद के वांदे लगे हुए थे, जिनका खुद का कोई भरोसा नहीं था। तो फिर भी क्वेश्चन आता है कि रिमेनिंग ट्रेड किन किन, इंडिया का ट्रेड किन किन कंट्रीज के साथ था, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ब्रिटेन। तो क्वेश्चन बनता है रेस्ट शेयर्ड बाय चाइना, सिलोन और पर्शिया। सिलोन पहले मतलब जो आज का श्रीलंका है, और पर्शिया जो आज का ईरान है, ठीक है। चाइना, श्रीलंका, ईरान, ये सब क्या है, रिमेनिंग थे, ठीक। बचा कुचा 50% ट्रेड इनके साथ होता था। तीसरा पॉइंट जो निकल के आता है, तीसरा पॉइंट निकल के आता है वो आता है ये, क्या, सरप्लस जनरेटेड। जो भी कह रहा है, तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है कि सरप्लस ट्रेड। सपोज करो तुम्हारा बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छा खासा आ गया, मतलब तुमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया और तुम्हारे पास कुछ पैसा बच गया, तो ये होता है सरप्लस। जो भी प्रॉफिट, जैसे हम प्रॉफिट कह सकते हैं, लेकिन हम ट्रेड में सरप्लस कहते हैं कि सरप्लस बच गया हमारे पास, कुछ ना कुछ फायदा हो गया। तो जो सरप्लस ट्रेड बच रहा है उसका क्या किया ब्रिटिशर्स ने, क्या सड़कें बनवा दी, कि क्या बोलते हैं स्कूल हॉस्पिटल बनवा दिए? नहीं, गोरों ने कुछ नहीं किया। गोरों ने कहा कि जो भी पैसा इंडिया के ट्रेड से आ रहा है तो वो ब्रिटेन भेजो भाई, ब्रिटेन में जरूरी है, वहां हमारे सोल्जर लड़ रहे हैं
और क्या बोलते हैं आप यहाँ पर पैसा बचाने की बात कर रहे हैं, कितनी गलत बात है, हिंदुस्तानी कितने गलत थे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, चुपचाप जाके सारा पैसा ब्रिटेन में जाना चाहिए, इतने बड़े देश को चला रहे हैं तो हमें भी तो फीस दो, हम तुम्हें जीना के तरीका सिखा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि जो भी सरप्लस जनरेट होता था, जो भी सरप्लस जनरेट हुआ वो किसके पास चला गया, गोरों की जेब में। तो सरप्लस ट्रेड बट ओनली बेनिफिट द ब्रिटिशर्स। इसके अंदर 3 पॉइंट है। सबसे पहला क्या था कि सरप्लस स्पेंड टू मीट वॉर एक्सपेंसेस, उनके वॉर एक्सपेंसेस हम झेल रहे थे। दूसरा क्या है, इट वाज नेवर यूज्ड फॉर द ग्रोथ और एज एन इन्वेस्टमेंट फॉर इंडिया। ये 3 पॉइंट मैंने जो एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है, आपको ऐसे ही याद रखने हैं। ठीक, फॉरेन ट्रेड में ये 3 पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किए। सबसे पहला पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया क्या, इंडिया बिकेम नेट एक्सपोर्टर ऑफ raw material and importer of finished goods. There is a monopoly. Point number 2, monopoly control of India's foreign trade. Point number 3, surplus trade but benefit the Britisher. जो भी surpluses होता था, जो भी ट्रेड होता था, उसका फायदा ब्रिटिशर्स को ही जाता था, हिंदुस्तान की जेब में। हिंदुस्तान का ट्रेड करके हिंदुस्तान से ही पैसे कमा के अपना लेके चले गए। ठीक, आओ अब क्या सर फॉरेन ट्रेड खत्म हो गया? इसके अंदर 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो बेसिक सा हो गया, लेकिन क्वेश्चन तुम्हारे 2 तरीके के बनते हैं, एक ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल और दूसरा ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। ठीक है, तो स्विस कैनाल और ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ फॉरेन ट्रेड के पॉइंट है जिनको निगलेक्ट कर देते हैं। एनसीईआरटी में नीचे डब्बा दिया गया था, उसमें ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल और ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ की बात दूसरे डब्बे में की जाती है, उसको लोग पढ़ते नहीं है। क्वेश्चन बनेगा। अब देखो क्या है, हमने ये 3 पॉइंट कर लिए, जनरल एक्सप्लेनेशन हो गया हमारा, हमने नोट कर लिया। नोट आप लोग भी कर लीजिएगा, किसी को कोई पॉइंट ना समझ में आए तो मैंने रीड भी किया है। ठीक, आगे इसके अंदर आता है ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल। क्या था ये स्विस कैनाल का फंडा? देखिए, स्विस कैनाल ओपन हुआ है 1869 में। 1869 में स्विस कैनाल की ओपनिंग क्या हुई, गोरों के हाथ में तो खजाना लग गया। गोरों ने कहा कि अरे दैया रे, अब तो ट्रेड रूट और शॉर्ट हो गया, जल्दी जल्दी और ट्रेड बढ़ाओ। मतलब क्या है, हिंदुस्तान से जितनी ज्यादा रिसोर्सेज हैं और जल्दी से निचोड़ो। पहले गोरों को क्या करना पड़ता था, पहले गोरों को अगर इस पोर्ट पे, जैसे यहाँ अपना इंडिया है, एशिया का पार्ट है, अगर गोरों को एशिया में अपना प्रोडक्ट लाना है, मुंबई में इंडिया में लाना है, तो बेचारों को ये पूरा ट्रेड रूट, ये देखो लंदन है, यहाँ रानी बैठती है जहाँ पे, ये अपना लंदन यूके, इतना फॉलो करना पड़ता था, जिसका डिस्टेंस कितना था 19,800 किलोमीटर। ठीक है, 19,800 किलोमीटर का ट्रेड रूट था भैया, बहुत लंबा दौरा, टाइम लगता था, एफर्ट लगते थे, ज्यादा पैसा लगता था। अचानक से 1869 में, अचानक से नहीं, इट वाज अ प्लान्ड मूव। ठीक है, ये एक रूट जो था, ये जो आपको दिख रहा है ये पार्ट, ठीक, ये ओपन हो गया। ठीक, ये मेडिटेरेनियन सी से, रेड सी से होते हुए ये रूट ओपन हो गया। ये काम करता हूं, पेन चेंज कर देता हूं, इंक। ठीक, ये रूट ओपन हो गया, ये जो जा रहा है ये पिंक कलर की लाइन, यहां से जो ओपनिंग हुई है, और गोरों ने कहा कि अरे भैया बहुत जगह मिल गई, अरे बहुत जगह है, नहीं जगह है उनका, बहुत जगह है, यहां जगह मिली उनको, और उन्होंने पूरी की पूरी ट्रेड लाइन ही चेंज कर दी। अब रैदर देन, अब यहां से थोड़ी लाएंगे, इतना घुमा के लाने की क्या जरूरत है। कितने का हो गया हमारा, पहले 19,800 किलोमीटर पड़ता था, अब कितना हो गया 11,600 किलोमीटर, 8,200 किलोमीटर से डिस्टेंस शॉर्ट हो गया। डिस्टेंस शॉर्ट हो गया मतलब अब ट्रेड करने में उतना समय नहीं लगेगा। अगर पहले 20 दिन लगते थे तो अब कहो 15 दिन में ही काम हो जा रहा है। 5 दिन का जो समय बच रहा है उसमें और एक्सट्रैक्शन करेंगे। ये सबसे बड़ा मूव था स्विस कैनाल का। ठीक है, आज भी स्विस कैनाल की ओपनिंग, आज ओपनिंग करें, आज भी स्विस कैनाल की इंपॉर्टेंस इतनी है कि अगर एक, अभी आपने सुना होगा कि एक एवरग्रीन नाम का जो जहाज था वो टेढ़ा हो गया था स्विस कैनाल में। ठीक है, और उसकी वजह से जो ट्रेड रूट था वो ब्लॉक हो गया था, और ना जाने कितने बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो गया था सिर्फ 6 से 7 दिन में। तो आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं इस ट्रेड रूट की। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्विस कैनाल की ओपनिंग हुई, जिससे क्या हो गया, इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंटली।
कितने से? बाय 8200 किलोमीटर से डिस्टेंस भी शॉर्ट हो गया। अब ये चीज तो ऐसे हो गई कि आपसे ये पूछा नहीं जा सकता है, लेकिन क्या फायदा, पढ़ लो कि पहले 19,800 किलोमीटर चलना पड़ता था, अब 11,600 किलोमीटर रह गया। इससे क्या हुआ? 8,200 का फायदा हो गया। अब ये तुम में और वीडियो देखने, मतलब जो तुम वीडियो देख रहे हो और जो बाकी बच्चे नहीं जानते होंगे वो नॉर्मली पढ़ के जाएंगे, लेकिन तुमको ये चीज भी पता होगी, कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान लेके जाओ, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। सबसे ठीक, फॉरेन ट्रेड में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल। उसके बाद दूसरा जो सरप्लस वाला तुमने पॉइंट पढ़ा था कि भाई जो भी पैसा आ रहा है वो गोरे उसको अपने पास ही लगाए दे रहे हैं, अपने ब्रिटेन में लगाए दे रहे हैं। तो क्या हुआ था इससे? ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन माने क्या होता है? ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब क्या? हम ड्रेन हो रही है, छन रही है, हमारा पैसा हम ही से लेके चले जा रहे हैं। हमारी रिसोर्सेज भी यूज किया, हमारे लोगों को भी इस्तेमाल किया, हमारी जमीन का भी इस्तेमाल किया, हमारे ही रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया, और उसका कोई बेनिफिट इंडिया को नहीं मिला। तो लिखना कैसे है? याद रखिए, कह रहा है नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया वाज यूज्ड सिग्निफिकेंटली by British government for development of their own country, not for India. नेशनल प्रोडक्ट मतलब नेशनल इनकम, जो भी फायदा हुआ, जो भी सरप्लस जनरेट होता था, वो गोरे क्या करके जा रहे थे? उठा के पैसा ब्रिटेन के पास लेके जा रहे थे। एक्सपोर्ट सरप्लस वाज यूज्ड, ठीक है, एक्सपोर्ट सरप्लस, जो भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, जो भी पैसा बचता था उसे सरप्लस कहते थे। जो भी एक्सपोर्ट सरप्लस आया उसके 3 इस्तेमाल होते थे। मतलब क्या किया जा रहा है? जो भी एक्सपोर्ट आया उसको कहां लगाया, जो भी सरप्लस आया उसका क्या किया, क्या अभी हमने पढ़ा, वॉर एक्सपेंसेस में दे दिया। हाँ, तो सबसे पहला क्या गया? एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉट बाय ब्रिटिशर्स, ठीक, ये हो गया आपका पहला। दूसरा क्या है? जो भी ऑफिसेस सेटअप किए था, उन्होंने ऑफिस सेटअप किया था अपना, भाई इतने बड़े देश को चलाना था, उन्होंने हम पे राज भी करना था, हमारे लिए क्या बोलते हैं ऑफिसेस बनाए थे, हमारे लिए नहीं, अपने खुद के लिए बैठने के लिए। अब वहां बैठ के वो हम पे राज करते थे, उसका खर्चा कौन देगा? भाई तुम्हारे हिंदुस्तान में आए हैं हम, तुम पे तुम्हारे सर पे बैठ के नाचने आए हैं, तो भाई नाच भी रहे हैं तुम्हारे लिए, तुमको लूट भी रहे हैं, तो अब खर्चा तो तुम्हें ही देना पड़ेगा ना भाई, हिंदुस्तानियों को ही तो देना पड़ेगा। तो कह रहा है मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिसर्स बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट उनके कलेक्टर, उनके एम्प्लॉयज का खर्चा हम दे रहे थे, ठीक। नेक्स्ट, मतलब चोरी पे चोरी, ऊपर से सीना चोरी, और सीना चोरी तो हो ही रही थी। नेक्स्ट, टू इंपोर्ट इनविजिबल आइटम, सर्विसेज, हमारे यहां से जो भी सर्विसेज आती थी वो भी, उसका फायदा भी वही लेके चले जाते थे। आप एक तरीके से समझिए कि हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। उन्होंने एग्रीकल्चर खराब किया, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर खराब किया, जमींदारी सिस्टम बना के, इंडस्ट्रीज बर्बाद कर दी हैंडीक्राफ्ट को तोड़ के, ठीक है। फॉरेन ट्रेड पे अपना कंट्रोल, जो भी पैसा आया उसको अपने पास लेके चले गए। और आज भी गोरे कहते हैं कि हमने हिंदुस्तान का भला किया है, वो एक अनसिविलाइज्ड लोग थे। क्या ही कहना है, खैर बढ़िया है, चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट आता है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। भाई डेमोग्राफिक प्रोफाइल मतलब बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्या है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। 90s में, मतलब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, प्रायर टू इंडिपेंडेंस, अगर मैं कहूं इंडिपेंडेंस मिलने से पहले हिंदुस्तान की इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई था। जब किसी नेशन का बर्थ रेट और डेथ रेट हाई है, मतलब वहां कोई एजुकेशन नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉवर्टी है, ठीक है। तो हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट। बर्थ रेट कितना था? 48 पर 1000, डेथ रेट था 40 पर 1000। ये पॉइंट आपको याद रखने, क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे। नेक्स्ट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, कितने पॉइंट है? 1 2 3 4 5 पॉइंट है, ठीक। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या था? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट ऑफ अ चिल्ड्रन बिलो एज 1 ईयर, 1 साल से पहले कितने बच्चों की डेथ हो जाती है। आप सोचो ये कितना होना चाहिए भाई। हेल्थ कंडीशन क्या होंगी ये समझिए। कह रहा है 218 पर 1000, मतलब हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था। इसका मतलब समझ जाओ हिंदुस्तान में हेल्थ कंडीशन क्या रहती होंगी, ठीक, कि 1000 में से 218 बच्चों की डेथ हो जा रही है। प्रॉपर फैसिलिटीज ही नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, कोई मेडिकेशन नहीं है, कोई हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि उनका काम था यह, हमें तुम्हारी हेल्थ से क्या मतलब, हमें हमारा ट्रेड करने आए ना, हमें तुम पे राज करना है, ठीक। आगे बढ़ो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या थी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत लो थी। अब अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेटा है, तुम इतना याद रखना कि 40 से नीचे ही थी, बिलो 40, ठीक। आगे लो एज 32 ईयर्स मैंने यहां पर लिखा हुआ है। लिटरेसी रेट,
लिटरेसी रेट क्या होता है? अ पर्सन हु इज एबल टू रीड एंड राइट इज नोन एज लिटरेट। अब सोचो देश में कितने % ऐसे लोग थे जो लिख और पढ़ सकते थे? ओवरऑल थे 16, वो भी लेस देन 16%। मैंने कहा टोटल अगर मैं कहूं पूरे देश में 100 लोग हैं तो 16%, 16 लोगों से कम लोग ऐसे थे जिनको अपना नाम लिखना और पढ़ना आता था। 16%, लेस देन 16%, ये लिटरेसी रेट था उस टाइम का। आज अपने पास ऐसे स्टेट है 100%, लड़कियां तो फोड़े पड़ी हैं बम, 99% तो कुछ रह ही नहीं गए लड़कियों के लिए। हर स्टेट में टॉपर लड़कियां मार रही हैं। और फीमेल लिटरेसी रेट पहला कितना था? मात्र 7%। और बताइए, पहले तो मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं थे, उसमें भी लड़कियों का कितना था? मात्र 7%, 7%। अब आप समझ जाइए कि देश की कंडीशन कैसी रही होगी और देश में लड़कियों की कंडीशन कैसी रही होगी, महिलाओं की कंडीशन कैसी रही होगी। फिर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, आखिरी पॉइंट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोले तो क्या? डेमोग्राफिक चेंज। इसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। सबसे पहला क्या कि सेंसस कब हुआ था? ऑफिशियल सेंसस 1881 में हुआ था। डेट लिख दी मैंने 1881। और दूसरा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। व्हाट इज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? भाई ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 था। इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसलिए कहते हैं, पहली चीज 1881 में फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ और हर 10 साल बाद सेंसस होता है। सेंसस माने क्या होता है? जनगणना, पॉपुलेशन जिसे काउंट करना। 1881, 1891, 1901, उसके बाद इस तरीके से चलता गया। तो 1881 से लेके 1921 तक जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो फ्लक्चुएट होती थी, मतलब पॉपुलेशन घट गई बढ़ गई, घट गई बढ़ गई। लेकिन 1921 के बाद से आज तक इंडिया की पॉपुलेशन कभी नहीं घटी है, इसलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा बालकों, याद रखिएगा। ओके, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921। ठीक, उसके पहले हमने क्या पढ़ा था? ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल 1869। इस चैप्टर में हमने अभी तक कई सारे डेट्स कवर कर रखी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको सिर्फ लिखवाता जा रहा हूं, उसके बाद मैं इसकी टाइमलाइन कवर करवाऊंगा। ओके, चलिए ये थी आपकी पार्ट बी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके पार्ट सी में। थैंक यू क्लास।